नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सीरीज की अगली वीडियो जिसमें हम चैप्टर वाइज शिक्षा मनोविज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। इस तरह की जो वीडियोस हैं ये आने वाले एस्टेट के लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है इनमें से? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, कोहलर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2 है, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। जो कोहलर ने अधिगम से संबंधित प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, चिंपांजी पर। प्रश्न नंबर 3 है, ये सभी प्रश्न जो हैं काफी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, पूर्णाकार। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 5 है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, ईदम। ईदम को उन इच्छाओं जिनकी पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक इनमें से कौन है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, पायड। प्रश्न नंबर 7 है, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। तो प्याजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका समय काल कौन सा माना गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, 7 से 11 वर्ष का जो समय है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल है। प्रश्न नंबर 8 है, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 16 वर्ष की अवधि में बौद्धिक चिंतन बच्चा जो है शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 9 है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो संज्ञानात्मक जो बाल विकास है ऑप्शन सी, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 11 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट सत्रों को पहचाना गया था। तो ये किसके द्वारा पहचाना गया? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, प्याजे के द्वारा इसकी पहचान की गई। प्रश्न नंबर 12 है, प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसमें अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, प्याजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो प्याजे का जो सिद्धांत है ऑप्शन सी, उन्होंने अपने बालक पर अवलोकन करके इस सिद्धांत की व्याख्या की है। प्रश्न नंबर 14 है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, ये अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो चिंतन क्या है इनमें से? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 16 है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, इसको अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया था। प्रश्न नंबर 17 है, अनुबंध में स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित क्रिया बंद हो जाना, तो ये क्या कहलाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, इसको विलोप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, इसको अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके जो प्रतिपादक थे इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये पावलोव का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 20 है,
यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। इसको सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में उपयोगी हो। तो प्रश्न नंबर 21 है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचार्य संबंध स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, इसको अधिगम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार किसका करना होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ये होगा, सीखने के गति का क्षेत्रक में व्यवहार का करना पक्ष आता है। प्रश्न नंबर 23 है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, इससे किस नियम की पुष्टि होती है? यानी कि कोई क्रिया बार बार की जाती है तो इससे अधिगम को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ये होगा, इसको अभ्यास का नियम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, ये थॉर्नडाइक ने दिया। प्रश्न नंबर 25 है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर उन्होंने व्यक्ति का विभाजन या वर्गीकरण किया है। प्रश्न नंबर 26 है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, अभ्यास, यानी कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास को माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है, यह किस नियम से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी, सीखने का सादृश्यता का नियम कहलाता है। प्रश्न नंबर 28 है, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत होगा। प्रश्न नंबर 29 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है, तो ये कहाँ पर उपयोगी हो सकता है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। प्रश्न नंबर 30 है, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हो, उस रैक को स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हो जहां पर पहले रैक रखी थी, ऐसा होने का कारण क्या होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, ये अनुबंधन के कारण ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 31 है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खालिस्तान के द्वारा की गई थी, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, पावलोव के द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण दिया गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 33 है, राजू खरगोश से डरता है, शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया, आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई, अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। प्रश्न नंबर 34 है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, तो ये किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, पावलोव। प्रश्न नंबर 35 है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये पावलोव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का उदाहरण दिया गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। प्रश्न नंबर 37 है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये अनुबंधित सिद्धांत का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न नंबर 38 है, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो पावलोव से संबंधित सिद्धांत इनमें कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 39 है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो किसके द्वारा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये अनुबंधन के द्वारा इनमें सुधार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 40 है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, इसको समायोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं,
तो इसमें से कौन गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, वर्दीमीर या वर्दीमर को जो है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक माना जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है, तो ये कौन सी अवस्था होती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, 7 से 12 वर्ष के मध्य। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इनमें बुद्धि का निर्धारक नहीं है वो बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, सामाजिक संचरण जो है बुद्धि का निर्धारक तत्व इनमें नहीं है। प्रश्न नंबर 44 है, वैचारिक क्रिया वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, तो वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी होती है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, 7 से 12 वर्ष की अवधि। प्रश्न नंबर 45 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, तो किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, इंद्रियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 46 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये किसने कहा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये पियाजे का कथन है। प्रश्न नंबर 47 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है? वो क्रिया बतानी है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 48 है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, अनुबंधित उद्दीपक। प्रश्न नंबर 49 है, अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति की विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये डेलार्स कमीशन के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 51 है, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराएं एवं उनके प्रतिपादकों के जोड़े यहाँ दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ जोड़े दिए गए हैं, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थोरनडाइक, ये गलत है, बाकी तीनों जो जोड़े हैं ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 52 है, नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो हमें बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, अनुकूलन अनुक्रिया वुल्फ एंड रीड, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 53 है, थोरनडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, तो किसमें इसका महत्व नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, श्रवण शक्ति में कमी। प्रश्न नंबर 54 है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, थोरनडाइक। प्रश्न नंबर 55 है, हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। प्रश्न नंबर 56 है, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, तो सुल्तान नामक जो चिंपांजी पर परीक्षण किए गए वो किसके द्वारा किए गए? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, कोलर